हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर पीडिया इंजीनियर करियर पॉइंट। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आपके पास यूपी पीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की रिसेंट नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे एक आउट करी है, ठीक है, जिसमें आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो उसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे मैं आपके पास एक फर्स्ट थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास एक टॉपिक कवर अप यहाँ पे करने आया हूँ, ठीक है। तो अब आपको जैसे कि स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि आपके पास एई के एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। जैसे कि उसमें आप देखोगे तो आपके पास जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में यहाँ पे होना है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो प्री है उसमें आप 300 मार्क्स का वो रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे होने वाले हैं, ओके। तो 150 क्वेश्चन में से आपके पास यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस है दैट इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कोई भी स्पेस जो सिलेबस है वो डिफाइंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए वो एक कॉमन पेपर रहने वाला है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास यहाँ पर है, और जिसमें आपके पास हर एक ब्रांच से रिलेटेड आपको बेसिक की स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिंपल सा जो बेसिक कंसेप्ट है थर्मल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, उसको मैं यहाँ पे कवर अप आपके पास करूँगा, ओके। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपके पास जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे रहेगा एज पर योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। और इसमें आपके पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो आज मैं कवर अप करूँगा, जो इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा स्पेसिफिकली सारे के सारी ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए, इसमें चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हो, मैं आपके पास फोकस करूँगा कि आपको इस तीनों को ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना क्या है और कैसे आपको स्टडी करनी है। तो सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी रहने वाला है, ज़्यादा डिफिकल्ट आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा ये, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से आपके पास समझना है अच्छे से, ठीक है। और आपके पास जो भी कोई इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसे बनेंगे, किस टॉपिक से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा, ओके। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके पास जैसे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको हर एक जगह देखने को मिलती है। अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में तो आपको इसकी एप्लीकेशन हर एक जगह पे मिलेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे लेट अस सपोज हम घरों में एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आपके पास यहाँ पे हीट पम्प्स का यूज़ कर रहे हैं, आप एक सिंपल सा लाइट बल्ब ऑन कर रहे हो, तो उन सब में हर जगह लोकेशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो आपके पास यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना बने, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, चाहे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों ना बने, ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे होंगे, उसका आपको यूज़ करना है जस्ट फॉर आपके पास एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे हमें इसमें आपको पढ़ना क्या होता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली हम पढ़ते क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आपके पास एनर्जीज की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे आपके पास यहाँ पे पूरे की पूरी इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी टर्म है जिसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसको डिफाइन करना थोड़ा सा हमेशा से ट्रिकी यहाँ पे रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो, ये आपके पास एक साइंस ऑफ एनर्जी है बेसिकली। यहाँ पर हम एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास एनर्जी फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और कैसे आपके पास एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे होता है, ओके। तो अब इस केस में देखो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी है इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर कहीं से डेफिनेशन आपको इसकी मिलेगी नहीं कि आप कैसे डिफाइन करते हो। एनर्जी को हम कैसे फील आप यहाँ पे कर सकते हो, तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज ए एबिलिटी टू कॉज चेंज। तो मतलब कि कुछ चीज़ करने की जो क्षमता है दैट इज बेसिकली एनर्जी, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपके रूम पे गर्म पानी का ग्लास अगर रखा हुआ है, हॉट ग्लास ऑफ वाटर अगर आपके पास रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम के बाद वो ग्लास ऑफ वाटर है वो ठंडा हो चुका है आपके पास बेसिकली, ठीक है। तो वो जो ग्लास ऑफ वाटर है बेसिकली जो ठंडा आपके पास यहाँ पे हुआ है, उसमें एक्चुअली में हुआ क्या, फिजिकली आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि ग्लास ऑफ वाटर से फ्लो करती है आपके रूम के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप देखो आपके पास एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस से कि आपके पास ये एक रूम है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी रूम आपके पास यहाँ पर है। इस रूम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा एक ग्लास ऑफ वाटर को आपके पास यहाँ पे रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जो ग्लास ऑफ वाटर है ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन है। लेट अस से कि इसका जो टेम्परेचर मेंटेन है वो आपके पास यहाँ पर है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जस्ट रैंडमली मैं आपके पास यहाँ पे कोई भी डाटा आपके पास कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, आप खुद सोचो, आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो पानी है वो ठंडा होगा कुछ टाइम के बाद,
ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी है ग्लास ऑफ वाटर में जो कि आपके पास फ्लो कर रही है रूम के अंदर, जो कि इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे फील कर सकते हो। तभी आपके पास यहाँ पर है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे जस्ट फील कर सकते हैं कि वो कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी। तो ये एक चीज़ की एबिलिटी है, किस चीज़ की, आपके पास चेंजेस को लेके आने की, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में हम देखें, अगर हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप जस्ट यहाँ पे कुछ बेसिक लॉज स्टडी करते हो, बेसिक लॉज आप स्टडी करोगे, जैसे जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अब आप में से जो मैकेनिकल ब्रांच किया उनको तो बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो ये स्टडी कर रखा है ऑलरेडी, और वो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे एनर्जी से ही डील करते हैं। आपके पास जो सिविल ब्रांच किया उनको मे भी थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके आसपास कुछ भी जो है आप उसको एनालाइज करो एज पर थर्मोडायनेमिक्स, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या और आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो। ओके, तो अगर हम बात करें तो आपके पास जो फंडामेंटल जो लॉ हम यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो आपके पास हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल टाइम में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी भी अपने आप क्रिएट नहीं होती, ना ही अपने आप कभी डिस्ट्रॉय होती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ द एनर्जी आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में है क्या, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करने वाले हैं एनर्जी इंट्रैक्शन की, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप जो स्टडी करोगे यहाँ पर आप बात करने वाले हो एनर्जी इंट्रैक्शन की। अब एनर्जी इंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एनर्जी इंट्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। जस्ट हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, अगर मैं छोटी छोटी बात में आपके पास यहाँ पे बताऊँ तो, ठीक है ना। तो इस केस में आप यहाँ पे स्टडी करोगे एनर्जी ट्रांसफर के बारे में, और आपके पास यहाँ पे सबस्टांस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप यहाँ पे वो देखने वाले हो। तो अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो आप जेएन पे देखोगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने मेंशन कर रखी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंटरनल कंबशन इंजन, गैस टरबाइन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टडी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सिंपल से अगर बात करूं तो आप जैसे घरों में खाना बना रहे हो तो क्या हो रहा है, बेसिकली खाने जो हम बनाते हैं तो उसमें हम कुछ हीट की ट्रांसफर कर रहे हैं, बेसिक खाने को हम गर्म कर रहे हैं। आपके पास अगर एक सिंपल ठंडे पानी का ग्लास अगर मैं रूम पे रख देता हूँ तो पानी जो है वो कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाएगा। जब आप एक गर्म पानी के ग्लास को रख रहे हो कुछ टाइम के बाद पानी का जो ग्लास है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपके पास जो प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, इन सब में कहीं ना कहीं आपको थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। ओके, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने नाम मेंशन कर रखे हैं ये आपके पास एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखने को मिलती है आपको। आपके पास यहाँ पे जो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें इंटरनल कंबशन इंजन्स यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे गैस टरबाइन का हम यूज़ करते हैं। आपके पास घरों में हम एसी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती है। आप हर एक घर में एक रेफ्रिजरेटर जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। जो भी आपके पास केमिकल प्रोसेस प्लांट होते हैं, ठीक है ना, उन सब में आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखने को मिलने वाली है। ओके, ध्यान रखना कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वहाँ पे आपको एनर्जी आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब अगर आपके पास यहाँ पे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स वर्ड की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी इंट्रैक्शन की। अब एक और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे होता है ये दो वर्ड से मिलकर आपके पास मिला हुआ है, बना हुआ है आपके पास, एक है थर्मोस, एक आपके पास है यहाँ पे डायनेमिक्स। अब इस केस में अगर हम बात करें जो थर्मोस वर्ड आपके पास यहाँ पर है, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है हीट, और आपके पास डायनेमिक्स का मतलब सिंपल सा यहाँ पर है पावर। तो इस केस में अगर हम बात करें कन्वेंशनली, पहले आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन करते थे कि थर्मोडायनेमिक इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू वर्ड्स थर्मोस एंड डायनेमिक्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो थर्मोस है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ हीट, और डायनेमिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ पावर। तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे कहीं पर भी अगर आप हीट को
पावर में कन्वर्ट कर रहे हो, अपने वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे हम बात करते हैं गाड़ियों में, अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में आप फ्यूल को बर्न करते हो, ठीक है, तो वहां पे जितनी भी हीट जनरेट हुई वो कहां पे गई, वो आपके पास यहाँ पे पावर में आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट हुई है। तो उन सब जगह पे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आपके पास यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्टडी कैसे करने वाले हैं। एक्चुअली में एक चीज देखना, जब भी आप स्टडी करते हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड आपके पास यहाँ पर है, रियल लाइफ में आपको हर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, आप विजुलाइज कर सकते हो, अपने सामने उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हमारे पास यहाँ पे होती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक सेकंड आपको देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यहाँ पे। अब इन दोनों अप्रोच में फ़र्क क्या है, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आप जो यूज़ करने वाले हो वो आप यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है ना, वर्ड से ही पता लग रहा है मैक्रो। और आपके पास माइक्रो में आप यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो। इसको आप ऐसे समझो, लेट अस से कि आपके पास एक सिंपल सा एक रूम है, आप ही का रूम है, जैसे मान लो एक सिंपल सा रूम है, आपके रूम में एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है हर जगह, ठीक है ना, चारों तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एयर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करो, तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ध्यान रखना। तो माइक्रोस्कोपिक जो आपके पास यहाँ पर है, तो हम जब स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की तो वो आपके पास यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप स्टडी करते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हो स्पेसिफिकली आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एयर की, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास टोटल यहाँ पे जो एयर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके पास प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हम डील कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर दी एज पर दी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दो डिफरेंट अप्रोचेज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मैक्रो और माइक्रो। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एज पर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच हमारे पास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। आप यहाँ पे इसकी स्टडी नहीं करने वाले हो, ध्यान रखना। आपके पास यहाँ पे आपके लिए जस्ट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको देखना है। आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एयर, जब भी हम बात करेंगे कभी भी आप इंडिविजुअल मैटर की यहाँ पे बात नहीं करोगे, आप आपके यहाँ पे मैटर को एज अ होल कंसिडर यहाँ पे करके स्टडी करते हो, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है इस चीज में। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो आपके पास इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए पहले से, ठीक है ना। कौन कौन सी टर्म है, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और आपके पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है थर्मोडायनेमिक्स की वो यहीं से स्टार्टिंग आपके पास यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर आपके पास हम बात करें सिस्टम की, सिस्टम क्या चीज होती है बेसिकली, सिस्टम वो है जिस पर आपका अभी आपके पास यहाँ पे आपका जो अटेंशन है वो फोकस्ड है। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि थर्मोडायनेमिक्स जो है फिजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो फिजिकल प्रॉब्लम की जब भी आप स्टडी करते हो आप किसी ना किसी चीज़ पर फोकस करते हो। तो जिस पर आपका फोकस है तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे आपके पास एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके रूम में ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, ठीक है ना, और मैं आपको कह रहा था कि जो ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास ये क्या हो रहा है, ये कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल कूल डाउन, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इनिशियली इसका टेम्परेचर ज्यादा है, 80 डिग्री सेल्सियस है, और आपके रूम का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो अब एक चीज देखो, जब आप यहाँ पे बार बार अपना अटेंशन फोकस कर रहे हो इस ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर, तो जो वाटर मेरे पास है ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे एज अ सिस्टम बन जाएगा, ओके। जैसे अभी आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो पढ़ाते हुए, अगर आपका सारा का सारा अटेंशन मेरे पर फोकस है तो दैट मीन्स आई एम योर सिस्टम राइट नाउ, ओके। तो मैं आपका क्या बन चुका हूँ, सिस्टम बन चुका हूँ इस टाइम पे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी पर्टिकुलर चीज पर जिस पर आपका अटेंशन फोकस है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज अवर सिस्टम फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका सिस्टम यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है सराउंडिंग। एक चीज का ध्यान रखना,
जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि आपका अटेंशन किस चीज़ पर फोकस है, क्या आपके पास सिस्टम है आपका और क्या आपके पास सराउंडिंग है आपका। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सराउंडिंग की, अब सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम को छोड़कर इस यूनिवर्स में बाकी जो भी चीजें आपकी होगी दैट विल बी सराउंडिंग। ठीक है, जैसे आपके पास इसी केस में देखो एक सिंपल से रूम में ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है पूरे के पूरे रूम में सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर हो, ग्लास ऑफ वाटर के अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर रखे हुए हैं रूम के अंदर, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट एक्सेप्ट दिस ग्लास क्या बन जाएंगे, सराउंडिंग हमारे पास बन जाएंगे। ओके, तो अगर अभी जैसे आप देखो, अभी आप जैसे पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका जब सारा अटेंशन मेरे पे फोकस है, तो मैं आपका क्या बनूंगा, सिस्टम होऊंगा। ठीक है, और मेरे अलावा जो भी आपके पास यहाँ पर है, चाहे वो बोर्ड ही क्यों ना हो, वो सबका सब क्या बन जाएगा, एज पर हमारे सराउंडिंग यहाँ पे कंसिडर होगा। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास आता है बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या है, बेसिकली बाउंड्री एक सरफेस है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। जैसे कि इसी केस में अगर हम देखें, ग्लास ऑफ वाटर से हम देखें, तो आपके पास जो वाटर का जो ग्लास है बेसिकली वो सेपरेट कर रहा है पानी को आपके पास रूम से। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो ग्लास है एक्चुअली में वो क्या किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है सिस्टम बाउंड्री की तरह। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना। तो बाउंड्री एक सरफेस है जो कि आपके पास यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट आपके पास यहाँ पे करती है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो बाउंड्री मेरे पास होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि ये आपके पास फिक्स्ड हो सकती है, या फिर मूविंग बाउंड्री हो सकती है, या फिर आपके पास आप इसे रियल बाउंड्री बोल सकते हो, या फिर आप इसे इमेजिनरी बाउंड्री भी बोल सकते हो। कुछ भी आपके पास यहाँ पर ये हो सकता है। ओके, तो जैसे आपके पास मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इसी केस में देखो आपके पास यहाँ पे जो वाटर था मेरे पास, जस्ट वेट अ मिनट, तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे जस्ट वेट, फिर से आपके पास डायग्राम्स में शो करता हूँ। लेट अस से कि आपके पास यहाँ पे एक रूम है, रूम में अगेन ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अभी हमारा अटेंशन किस पे फोकस है, आपका अटेंशन फोकस है सिंपल से वाटर के ऊपर, तो वाटर मेरा बन जाएगा यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब इसके अलावा आपके पास वाटर के अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट है दैट विल बी अवर सराउंडिंग। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस केस में वॉट सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, वो मेरे पास बाउंड्री है। तो ध्यान रखना, जो रेड कलर से जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं दैट विल बी अवर बाउंड्री, विच इज बेसिकली जो कि आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को। अब एक चीज देखो, अभी मैंने आपको बोला कि जो बाउंड्री है मेरे पास वो फिक्स्ड हो सकती है, मूविंग हो सकती है, रियल हो सकती है, या फिर इमेजिनरी हो सकती है। ओके, इनका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप देखोगे इस ग्लास ऑफ वाटर में जो आपके पास ग्लास की 3 सरफेसेस है, साइड वाली सरफेसेस और आपके पास बॉटम वाली सरफेस, वो आपके पास यहाँ पे एक रियल सरफेसेस है जो कि सेपरेट कर रही है वाटर को फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो आप कह सकते हो कि वो कौन सी बाउंड्री है मेरे पास, वो एक रियल बाउंड्री आपके पास यहाँ पर है। और इसी के साथ ये जो ग्लास ऑफ वाटर जो सरफेसेस है ग्लास की, बेसिकली ग्लास की, ये आपके पास फिक्स्ड एक जगह पे, तो इसे आप फिक्स्ड बाउंड्री भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास फिक्स्ड बाउंड्री हुई और साथ में रियल बाउंड्री आपके पास यहाँ पर है। अब इस केस में अगर आप देखोगे पानी की जो टॉप सरफेस है वो आपके पास यहाँ पे सेपरेट कर रही है वाटर को सराउंडिंग एयर के साथ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर फ्री सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि सिस्टम को सेपरेट कर रहा है विद दिस सराउंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज में। तो अब इस केस में अब आपको पता लग गया कि आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है, रियल बाउंड्री क्या होती है और इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि मैं आपके पास जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपका अटेंशन मुझ पे फोकस है तो मैं आपका क्या हुआ, सिस्टम हुआ। मेरे अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे वो क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। तो अब आपके पास मेरी जो स्किन है, आउटर जो आपके पास आउटर जो स्किन है वो मेरी आपके पास बॉडी को बाकी जो आप सराउंडिंग से उससे सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल सरफेस मेरी क्या हुई, वो आपके पास बाउंड्री बनी। अगर आपके पास आपका टेंशन फोकस है जस्ट पेन के ऊपर, तो ये पेन आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम हुआ। इसके अलावा चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पास इस रूम में कुछ भी हो, वो आपके पास सराउंडिंग में आप कंसिडर करोगे। और आपके पास यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो क्या होगी इसकी, वो आपके पास यहाँ पे बाउंड्री होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे अब बात करते हैं मूविंग बाउंड्री का मतलब यहाँ पे क्या हुआ।
मान लो आपके पास एक सिंपल सा एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर को मैं शो कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इस केस में यहां पर एक पिस्टन है, पिस्टन का मतलब है स्लाइडर, जो कि आपके पास यहां पे स्लाइड कर सकता है अंदर बाहर, रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो ये आपके पास है पिस्टन, और आपके पास बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सिलेंडर प्रेजेंट है। तो इस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सिलेंडर के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस यहां पे प्रेजेंट है। तो आप एक चीज देखो, अगर आप यहां पे स्टडी कर रहे हो गैस को, एयर को, कोई भी फ्लूइड इसके अंदर जो प्रेजेंट है उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, तो ये आपके पास बनेगा आपका सिस्टम, ठीक है ना। ये रेड कलर के अंदर जो भी प्रेजेंट है दैट विल बी अवर सिस्टम। अब आपके पास यहां पे इसके अलावा जो भी प्रेजेंट है सराउंडिंग में, उसे हम सराउंडिंग में कंसिडर करेंगे, इसका ध्यान रखना। तो अगर आप यहां पे देखोगे सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो सेपरेट हो रहे हैं बाय मींस ऑफ दिस सरफेस। तो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को आप सेपरेट कर रहे हो ये ब्लैक कलर की लाइन से। तो जो ब्लैक कलर की जो लाइंस में जो शो कर रहा हूं ये क्या है, ये आपके पास बन गई बाउंड्री, ठीक है ना। तो आप देखोगे आपके पास जो सरफेस, ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3, ये 3 सरफेसेस जो है वो आपके पास कैसी सरफेसेस है, वो फिक्स सरफेसेस मेरे पास यहां पर है। और आपके पास जो पिस्टन है वो मेरे पास यहां पे क्या है, वो आपके पास एक मूविंग सरफेस आपके पास यहां पर होगी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास यहां पे हम कह सकते हैं आपके पास जो मूविंग बाउंड्री है वो कौन सी सरफेस है, वो पिस्टन को मैं कंसिडर यहां पे कर सकता हूं। 1 2 3 सरफेसेस को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ फिक्स्ड बाउंड्री आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये रियल है या इमेजिनरी है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये चारों की चारों जो सरफेसेस है, जो चारों की चारों बाउंड्री है, ये क्लियरली आपको नजर आ रही है। दैट मींस इट विल बी अ रियल बाउंड्री आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। चलो, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग जो भी कुछ आपको दिखता है, विजिबल है, वो सब का सब एक यूनिवर्स का पार्ट है। आपके पास नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सब का सब क्या है, एक यूनिवर्स का पार्ट है। हम सब के सब एक यूनिवर्स का पार्ट आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में आपको सिस्टम भी देखने को मिलेगा, अपनी सराउंडिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि सिस्टम के टाइप क्या होते हैं। तो अभी जैसे हमने बोला था कि सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या था, सिस्टम कोई भी आपके पास ऐसी चीज है जिस पर आपका अटेंशन फोकस है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी आपके पास हो, ठीक है, उसको हमेशा आप सिस्टम कंसिडर करोगे जिस पर भी आपका अटेंशन फोकस होने वाला है। चाहे वो मैं हूं, चाहे आपके पास एक सिंपल सा पेन है, ठीक है, चाहे एक ग्लास ऑफ वाटर है, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपका सिस्टम यहाँ पे कंसिडर होगा। अब इस केस में सिस्टम के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, सबसे पहला जो टाइप आपको देखने को मिलता है वो हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू है, आपको अच्छे से समझ आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में ना सबसे, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या पढ़ने वाले हो, एनर्जी इंट्रैक्शन की बात करने वाले हो, कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके पास यहाँ पे अगेन मैं पानी के गिलास का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एक ग्लास ऑफ वाटर था, ठीक है, आपके पास पानी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इस पानी की जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर हो सकती है रूम के अंदर, कौन कौन से डिफरेंट वेज है जिससे कि आप यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहला आप देखो यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वे है, अगर आप सिंपल से ग्लास को ऐसे छोड़ दोगे, कुछ भी ना करो, तो पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी हीट इंट्रैक्शन। तो इसका मतलब यहां पर है कि आपके पास जो हीट है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली मूव कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तो ये। अब आपके पास यहां पे जब हीट इंट्रैक्शन होगा, मतलब पानी अपने आप जब ठंडा होगा, तो आपका जो ग्लास ऑफ वाटर है, जब आपका सिस्टम जो है ना, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझे बात। सेम केस में अगर आपके पास यहां पे मैं बोलूं कि अच्छा और कौन सा वे है, तो आप यहां पे अगर पानी को काफी हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हो, इसको आपके पास स्टर करते हो, तो उस केस में पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स आप उस पर कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है जिससे कि पानी जल्दी ठंडा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे इसको रोटेट करके किसी स्पून से, चम्मच से, रोड से अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या हुआ, आपके पास ग्लास ऑफ वाटर की एनर्जी चेंज हो गई।
तो वो एनर्जी गई कहाँ पे, सराउंडिंग में चली गई, ठीक है ना। तो आपके पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क इंटरेक्शन करके भी आप किसी सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। सिस्टम मतलब कि एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी आपका सिस्टम है यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सा तरीका है आपके पास यहाँ पे इसकी एनर्जी को चेंज करने का, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर इसमें अगर हम ठंडा पानी ऐड कर दें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देते हो, आइस क्यूब इसमें डाल देते हो, तो क्या होगा, तो भी ये ठंडा हो जाएगा। तो आपके पास जब हमने आइस क्यूब इसमें डाल दिया, जब आपके पास यहाँ पे हमने एक दूसरा एक मास इसमें ऐड कर दिया, कुछ मैटर हमने ऐड कर दिया, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, आपके पास सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो दैट मीन्स कि जो थर्ड आपके पास जो है वो जो थर्ड वे मेरे पास है एनर्जी को चेंज करने का, दैट इज मास इंटरेक्शन। तो ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे फॉर्म में, एक दूसरे पॉइंट पे, बाय 3 वेज। तो आपके पास यहाँ पे 3 तरीकों से आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे जो हीट एंड वर्क है वो एक इनविजिबल फॉर्म में आपको नजर आता है, ठीक है ना, मास आपको विजिबली दिखता है। तो आपके पास यहाँ पे जब भी हम सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे तो हमेशा हम ये चेक करेंगे कि आपके पास मास इंट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपके पास यहाँ पे एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है। आप ये सब के सब चीजें चेक यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आपके पास इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम जो है वो 3 तरह से हम क्लास डिफाइन करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ओपन सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम है जहां पे मास ट्रांसफर कर सकता है आराम से, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है आराम से। एग्जाम्पल बताता हूं, ग्लास ऑफ वाटर था, आपके पास जो पानी है वो क्या है, आपका सिस्टम है। इस टाइम पर पानी में से जो एनर्जी है वो अपने आप फ्लो कर रही है बाय मींस ऑफ हीट या बाय मींस ऑफ वर्क, मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है पानी के अंदर, ठीक है ना। साथ में आप इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को डाल सकते हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को निकाल सकते हो, मतलब कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर हो रहा हो और साथ में एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, उसको हम यहां पे कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास यहाँ पे हम एसी यूज करते हैं, एसी का मेन काम क्या है, अंदर की हवा को ठंडा रखना। तो आपके पास अंदर की जो गर्म हवा है वो एसी में एंटर करती है। एसी आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, एसी में से जब वो हवा जब फ्लो करती है तो आपके पास उसमें से एनर्जी निकल जाती है, तो वो ठंडी हवा को वापस रूम के अंदर भेज देता है। तो आप देखोगे अगर आपका एसी लगा हुआ है, एसी अगर आपका सिस्टम है, तो एसी में लगातार आपके पास एयर एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एसी क्या हुआ, आपका एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। हम यहाँ पे गाड़ियां चलाते हैं, व्हीकल्स हम यूज करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें आप यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है। तो आपके पास जो सिलेंडर है, आपके जो इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूल एंटर करता है, ठीक है, वो बर्न करता है और निकल जाता है। तो आपके पास यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट से एंटर कर रहा है, एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट से एग्जिट कर रहा है। दैट मीन्स कि वहां पे भी आपके पास क्या होगा, एक मास ट्रांसफर देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप ओपन सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हिंट बता रहा हूँ, कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखोगे, सबके सब एक ओपन सिस्टम आपके पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं तो हम उस टाइम पे कुछ असम्पशंस ले लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तब मैं समझ गए होंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास ऑफ वाटर की जो एनर्जी है वो 3 तरह से इंटरेक्ट कर सकती है, मास, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क एक तरह की एनर्जी है जो कि आपको दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है। मास आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज पता होने चाहिए, बिकॉज आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि ओपन सिस्टम है, कौन से एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम के, कौन से एग्जाम्पल है आपके पास ओपन सिस्टम के, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास सिस्टम आता है क्लोज सिस्टम। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपके पास क्लोज सिस्टम के अंदर हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब कि अगर आपके रूम के अंदर एक सिंपल से आपके रूम में अगर मैं एक पानी की बोतल रख देता हूं, मान लो एक गर्म पानी की बोतल मैंने रख दी और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, कैप लगी हुई है, ठीक है, उस पर कैप लगी हुई है आपके पास पानी की बोतल के ऊपर, प्लास्टिक की पानी की बोतल है। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि
पानी के अंदर जो एनर्जी थी, जो हीट थी, वो सारी की सारी सराउंडिंग में चली गई। ओके, तो दैट मीन्स आपके पास यहां पे बाउंड्री से एनर्जी ट्रांसफर हो गया, लेकिन पानी का जो मास है वो चेंज नहीं होने वाला, वो सेम रहने वाला है। तो उस केस में हम यहां पे कह सकते हैं कि आपके पास ये कौन सा सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम मेरे पास है। तो सेम केस में अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं आपके पास ग्लास ऑफ वाटर को कवर अप यहां पे कर देता हूं टॉप से, तो इसमें कोई मास यहां पे एंटर नहीं कर सकता, ना कोई मास निकल सकता है। तो ये ग्लास ऑफ वाटर क्या बन जाएगा उस टाइम पे, कवर्ड विद द लिड, ये बन जाएगा आपके पास क्लोज सिस्टम। ओके, ध्यान रखना इसका। तो आपके पास क्लोज्ड वाटर बॉटल या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व हम ये कंसिडर करते हैं एज अ क्लोज सिस्टम। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उसमें इंजन सिलेंडर है बेसिकली, उसमें फ्यूल एंटर कर रहा है, निकल रहा है। तो जहां से एंटर करता है, जहां से निकलता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्व। ओके, तो अगर आप यहां पे अज्यूम कर रहे हो कि कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपके पास अभी मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें आपके पास एयर का जो मास था वो कांस्टेंट था, ना तो यहां से कोई एयर एंटर कर सकती है, ना कोई एयर एग्जिट कर सकती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या बन गया, विदाउट वॉल्व, एक सिंपल सा एग्जांपल बन गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल बन गया हमारे पास क्लोज सिस्टम का। ओके, तो थोड़ा सा इसका ध्यान आपको रखना है। चलो नेक्स्ट हम यहां पे स्टडी करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहां पे क्या हुआ, वो सिस्टम जहां पे ना ही कोई मास ट्रांसफर हो रहा हो, ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो। एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, जस्ट अज्यूम करना थोड़ा सा। अगर आपके पास एक थर्मस बॉटल आपके पास है, थर्मस फ्लास्क आपके पास यहां पर है, उसमें अगर आपने गर्म पानी रखा हुआ है, मान लो आपने पानी को 80 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, थर्मस फ्लास्क आपके पास है, ठीक है ना, तो अगर आप इसमें गर्म पानी रख रहे हो तो ये पानी कभी भी ठंडा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो पानी ठंडा होगा, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पानी ठंडा होगा। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि पानी जो है वो इसके अंदर ठंडा नहीं हो रहा, तो उस केस में आप देखोगे पानी की जो एनर्जी है, पानी के पास जो हीट है, वो कभी चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि पानी के पास जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट है, वो फ्लो नहीं कर रही, और साथ में इसका जो मास है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, एक थर्मस फ्लास्क जो मेरे पास है वो क्या बन सकता है, वो एक एग्जाम्पल बन सकता है आपके पास यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम का। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पानी कभी ठंडा नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल कंडीशन में होगा ही होगा वो, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस केस में जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो है यूनिवर्स। सब कुछ जो प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो एक यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो यूनिवर्स से कुछ बाहर नहीं जा सकता, यूनिवर्स से कुछ आ नहीं सकता। ओके, तो वो आपके पास यहाँ पे एक पार्ट बनता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ओके, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। चलो, तो ये 3 तरह के सिस्टम है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्टडी करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो कवर अप करने वाले हैं वो सिर्फ क्लोज सिस्टम की हम स्टडी करेंगे, क्लोज सिस्टम के अलावा हम कुछ यहाँ पे कवर अप नहीं करने वाले। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी आप स्टडी करोगे, आपके पास यहाँ पे आप कंप्रेसर से डील करते हो, रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, एसी हम यूज करते हैं, ये सब के सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम के। ओपन सिस्टम में आपके पास जो मास है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि लगातार मास फ्लो करता है, ठीक है ना। एक पानी के ग्लास को अगर आप खुला छोड़ दोगे रूम के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद पानी जो है वो हल्का से हल्का इवेपोरेट होके उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक ओपन सिस्टम आपके पास यहाँ पर है। तो ऐसे केस में हम कैसे स्टडी करते हैं, हम आपके पास स्पेस में एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। मतलब क्या हुआ आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक वो है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये एसी है, लेटर से कोई भी एसी है, ठीक है ना। तो आपके पास यहां पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है बेसिकली। अब एयर कंडीशनर में से एयर एंटर करेगी यहां पर, और आपके पास एक पॉइंट से एयर क्या होगी, एग्जिट कर जाएगी। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि एयर के अंदर कितना एनर्जी में चेंज आया, एयर कितनी ठंडी यहां पर हुई, तो उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि एयर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती जा रही है, तो उसको आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे में डिफाइन करते हैं अपना कंट्रोल वॉल्यूम। तो आपके पास यहां पर अब मैंने क्या करा, मैंने एक रैंडमली एक रीजन, एक फिक्स्ड रीजन को डिफाइन कर दिया, और मैं अब जो भी स्टडी कर रहा हूं वो इस फिक्स्ड रीजन में कर रहा हूं। ये एक इमेजिनरी है आपके पास, यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी है। तो जस्ट आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि एयर किस टेम्परेचर से आई और किस टेम्परेचर पे चली गई, ठीक है ना।
तो ओपन सिस्टम की जब भी हम स्टडी करेंगे, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम एक फिक्स रीजन स्पेस में डिफाइन कर देते हैं, जो इमेजिनरी होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस रीजन के अंदर जो भी चेंजेस होंगे हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि आपके पास मास कितना एंटर हुआ, कितना मास यहाँ पे एग्जिट हुआ और कैसे वो एग्जिट हुआ, इससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब भी आप यहाँ पे ओपन सिस्टम की स्टडी करोगे, ओपन सिस्टम में सिस्टम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, उस केस में आप यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम एक फिक्स रीजन को डिफाइन यहाँ पे करते हो। तो जैसे आपके पास मान लो आप एक रेफ्रिजरेटर की स्टडी कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ रेफ्रिजरेटर की स्टडी करो, तो रेफ्रिजरेटर पे आपका सारा अटेंशन फोकस है, तो रेफ्रिजरेटर क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर की जो वॉल है वो एक फिक्स्ड रीजन है आपके पास, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की है, तो वो एक कंट्रोल वॉल्यूम बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, इसमें मास ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। और आपके पास मास ट्रांसफर ना होने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है। कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, ये एग्जांपल लिया था हमने अभी पिस्टन सिलेंडर का, इसमें जो पिस्टन है ये अंदर बाहर जा सकता है, जस्ट सॉरी, तो आपके पास यहां पे देखोगे तो पिस्टन जो है वो अंदर बाहर जा सकता है, तो आपके पास एयर का जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा हो सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपके पास, यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में आप इसे स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी ये एयर यहां पर है, कुछ टाइम बाद ये एयर चली जाएगी, फ्लो कर जाएगी आपके पास, तो ऐसे में आपके पास उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हल्का सा। चलो, अब यहां पे नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास एक बेसिक टर्म मिलती है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी आप हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सोम में पढ़ते हो आप, यहाँ मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो करंट, वोल्टेज, ये सब पढ़ते हो बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज होती क्या, ये सब की सब प्रॉपर्टीज है, इनका मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है किसी भी सिस्टम की। जैसे कि अभी मैं इस रूम में आपके पास यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस रूम में चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक एयर के पास एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है, मतलब कि एयर के पास प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके पास एयर ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जितना रूम का टेम्परेचर है, जितना रूम का वॉल्यूम है। आपके पास एयर के पास एक सर्टेन टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर एसी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपके पास ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बोली, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये एक्चुअली में है क्या, ये आपके पास उस पर्टिकुलर एयर की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करते हो, किसी भी सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को सिग्निफाई यहाँ पे करते हो। तो जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है वो क्या सिग्निफाई कर रही है कि आपके पास जो सिस्टम है, आपका जो एयर है वो काफी हॉट स्टेट पर है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बहुत कम है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो स्टेट है वो बहुत ही कम, आपके पास यहाँ वो मतलब कि जो स्टेट है वो आपके पास कोल्ड स्टेट है, ठीक है, कूल एयर आपके पास यहाँ पर है। तो प्रॉपर्टीज में बस इतना सा ध्यान रखना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। बात करें स्टेट की, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके पास यहाँ पे कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज जब एक डिफाइंड प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर लेता है, तो हम कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ द सिस्टम बन चुका है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, घरों में एसी यूज करते हो, एसी का मेन काम है अंदर के रूम के टेम्परेचर को ठंडा करके रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास आपके रूम की जो एयर है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, उसका प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है, आपके पास यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने स्पेसिफाई कर दी। तो ये सब चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज है, जो कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपके पास किसी एयर ने इन प्रॉपर्टीज को अटेन करा, तो मैं यहां पे सिग्निफाई कर पा रहा हूं कि आपके पास एयर ने कौन सी स्टेट को अचीव करा है, एक कंफर्ट एयर की स्टेट को अचीव करा है, एक कोल्ड एयर या कूल एयर की स्टेट को इसने अचीव करा है, ठीक है ना। सेम अगर आपके पास इस टेम्परेचर को
मैं किसी तरह से गर्म कर दूं, हीट अप कर दूं और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं 80 डिग्री सेल्सियस पे, अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज चेंज हुई, अब ये प्रॉपर्टीज आपके पास आपके लिए अनबेरेबल है, क्योंकि आप इतनी अमाउंट ऑफ एयर को, इस टेम्परेचर पे एयर को आप हैंडल नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पे न्यू स्टेट क्या आ गई, अब न्यू स्टेट आपके पास बन चुकी है हॉट स्टेट। तो ध्यान रखना इस चीज का, अब हॉट स्टेट आपके पास आ गई है। तो स्टेट क्या होती है बेसिकली, तो जब आपके पास कोई सिस्टम एक डेफिनेट वैल्यूज को अटेन करता है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज को अटेन करता है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम ने एक पर्टिकुलर स्टेट को अचीव यहां पे कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ग्राफ में, जैसे हम देखें, एक ग्राफ में प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट यहां पे कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो मान लो अगर मैं आपके पास यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं, मान लो लेटर से कोई भी ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, एक प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रैंडम ग्राफ बना रहा हूं और मैं इस रूम की एयर को स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि इस रूम की एयर को शो करो। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि आपके पास रूम का जो टेम्परेचर है वो है आपके पास यहां पे T1 और आपके पास यहां पे रूम के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है P1। तो आपके पास ये जो स्टेट नंबर 1 आई है, क्या मैं कह सकता हूं इस स्टेट को आपने कैसे प्लॉट करा है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर करा है। और प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या चीज थी, बेसिकली प्रॉपर्टीज थी। सो वी कैन से कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास यहां पे कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पे रखना है। अब इस केस में यहां पे देखो, अब होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन चीज इसमें होगा क्या, इसमें आपके पास हम यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे। मतलब कि एयर को हम, जैसे मान लो एयर को मैं गर्म कर रहा हूँ, एयर को मैं ठंडा कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जा रहे हो। ठीक है ना, तो आपके पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम जाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस मेरे पास होती है। तो हम पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में सिर्फ यही स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है जिससे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो और आपके पास उसमें हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास यहाँ पे रिगार्डिंग दी थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपके पास ये क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ भी जब स्टडी कर रहे हो, ध्यान रखना इस सब्जेक्ट को जस्ट प्रैक्टिकली विजुलाइज करना शुरू करो, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। जैसे आप ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ डेफिनेट एरिया और अ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज। अब आपके पास यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी एक एरिया या कोई स्पेस जहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। मतलब कहने का, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास यहां पे मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर आपके पास पानी जो है इनिशियली वो गर्म था, कुछ टाइम के बाद पानी अगर ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, तो मतलब आपके पास ये पहले हॉट स्टेट पे था, तो हॉट स्टेट से जब ये कोल्ड स्टेट पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक प्रोसेस यहां पे हुई। ठीक है ना, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि इस डेफिनेट एरिया और स्पेस को हम क्या बोलेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमारा एक सिस्टम है बेसिकली। ठीक है ना, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि आपके पास जो डेफिनेट एरिया और जो स्पेस यहां पर है जिस पे आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कुछ हो रही है, उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होने वाला है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहां पे, जब आपके पास सिस्टम की बाउंड्री से ना ही कोई मास ट्रांसफर हो ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली। तो ध्यान रखना, जब भी कोई मास और नो ट्रांसफर आपके पास हो रहा हो तब उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इन चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या अभी बताया था मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिकली, ये किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली आप देखोगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। ओके, तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज हीट, इज नॉट अ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में है क्या, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिटवीन द मैकेनिकल टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है आपके पास ये। तो अभी हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है थर्मोस और एक आपके पास यहां पर है डायनेमिक। ठीक है, तो आपके पास यहां पे थर्मो का मतलब क्या था बेसिकली, हीट,
डायनेमिक का मतलब क्या था आपके पास यहाँ पे, पावर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो कि हीट जो है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट आपके पास हो रही है। ओके, तो ये बेसिकली आपको रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है। वैसे देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात यहाँ पे करते हो। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास बनता है कि थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनली इसका मतलब था कि हीट और आपके पास जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उनके बीच में रिलेशन क्या यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे जो आज के सिंपल बेसिक टॉपिक से यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास। तो आपके पास आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल ही मार्क्स इजी सब्जेक्ट आपके पास ये है और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी आपके पास यहाँ पे ये रहता है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप कर रखा है तो आप आराम से कोई भी मार्क्स इसमें से ले सकते हो, ठीक है। इसको छोड़ने का मतलब बनता ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपसे मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।